गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। न्यूटन लॉज में दो सेक्शंस हम लोग बना सकते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक हो जाता है डायनामिक्स। कोई एक ऑब्जेक्ट सिर्फ ज़मीन पे ऐसे पड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक स्टैटिक कंडीशन में, ये रेस्ट पे है, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाला फोर्स, नीचे जो ग्रेविटी इसको लगा रही है और ऊपर ज़मीन एक नॉर्मल का फोर्स दे रही होगी, ये दोनों एक दूसरे के एक्जैक्टली इक्वल होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। जब उसके टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस जितने भी लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, जब सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इक्विलिब्रियम इज द केस वेयर ऑल द फोर्सेस एड अप टू जीरो, सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है। फोर्सेस का सम ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में लिया जाता है, तो अगर आपके पास एक फोर्स ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है, तो सीधी सी बात है कि क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम जीरो नहीं बन सकता, तो ये दोनों मिलके एक बैलेंस्ड कंडीशन नहीं बना पाएंगे, है ना। पर अगर एक तीसरा फोर्स एग्जैक्टली इसके अपोजिट आ जाता, तो आपके पास इन तीन फोर्सेस का एडिशन एक बैलेंस कंडीशन क्रिएट कर सकता था। ठीक है जी, तो बेसिकली बात इतनी सी है। अब मेरा प्लान ये है कि तुमको मैं सारे केसेस बहुत ही सिंपल तरीके से करवा दूँ। तो आई हैव हेयर 50 क्वेश्चंस, और ये 50 क्वेश्चंस इन 5 टॉपिक्स में बांट दिए मैंने। नॉर्मल टेंशन, फिक्स्ड पुलीज, मूवेबल पुलीज और स्प्रिंग्स। नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट करता है एक पुश को, तो इट इज़ अ पुशिंग फोर्स। कि नॉर्मल लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो पुशिंग फोर्स भी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो जो भी दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट पे होंगी उनके हमेशा एकदम वर्टिकली परपेंडिकुलर। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो आपका जो नॉर्मल का फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। ये नॉर्मल का फोर्स ऊपर लग रहा होगा। हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स नहीं है ग्रेविटी के अलावा, ग्रेविटी हमारा mg का फोर्स लगाती है, ये भी हम जानते ही हैं। तो आपके पास इधर एक सिंपल सी कंडीशन आ जाती है, n इज इक्वल टू एम जी, एंड दैट्स इट। आपने नॉर्मल की वैल्यू निकाल दी, आपने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा जब नॉर्मल mg के बराबर होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ रेस्ट की केस कर रहे हैं। हम अगली क्लास में ऐसा करेंगे कि हम इसी सिस्टम को एक एलिवेटर में रख देंगे, और वो एलिवेटर को ऊपर की तरफ एक्सेलेट या नीचे की तरफ एक्सेलेट करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं वो हम समझेंगे, पर नॉट टुडे। ठीक है, ऑब्वियस है कि mg की वैल्यू को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। जैसे 3 kg का ऑब्जेक्ट जो है, उस पर ग्रेविटी को अगर आप 10 की वैल्यू देते हो, हम लोग आज ग्रेविटी की वैल्यू 10 ही लेके चलेंगे पूरे केस में, तो यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स आ जाता है। जबकि अगर एक ऑब्जेक्ट 30 ग्राम्स का है तो आपको पहले उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट 0.03 kg, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में n2 शुड बी इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी का 10। जब ये टर्म केजी में होगी और ये वाली टर्म मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, तो इन दोनों से मिलके जो आपका टर्म बनेगा वो न्यूटन में आएगा। ठीक है, फोर्सेस की स्टैंडर्ड यूनिट में n2 की वैल्यू जो यहाँ पे हो जाती है वो हो जाती है 0.3 न्यूटन। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो, अब हम थोड़ा सा थर्ड लॉ यूज़ करने लगेंगे। थर्ड लॉ अभी तक यूज़ किया हमने नहीं किया। ये जो नॉर्मल है इसका mg का रिएक्शन नहीं है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इस mg का जो रिएक्शन होगा वो अर्थ पे ऊपर mg लग रहा होगा और वो भी 30 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये 3 kg का मास अर्थ को 30 न्यूटन के फोर्स से ऊपर पुल कर रहा होगा। सिमिलरली ये नॉर्मल जो है ये ज़मीन लगा रही है, तो बदले में नॉर्मल ज़मीन पे भी लग रहा है, और ये जो नॉर्मल ज़मीन पे लग रहा है ये इसका एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अभी तक हमने एक्शन रिएक्शन पेयर को यूज़ नहीं किया है, अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इन दोनों का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। 5 kg पे ऑब्वियसली एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि mg है, इसको मैं सीधा 50 न्यूटन लिख देता हूँ। ऊपर की तरफ इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसको मैं n लिख दूँ। खाली n लिखना चलेगा अभी क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। पर प्रॉब्लम ये आने वाली है कि यहाँ पे ज़मीन से भी एक नॉर्मल फोर्स आएगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको ऐसे लिख दो, ये फोर्स हो जाएगा n53 नॉर्मल ऑन 5/3 को। ठीक है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, आप हमेशा इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब नॉर्मल ऑन 5/3 इज़ वन फोर्स, इसका रिएक्शन भी तो होगा। हमको पता है कि यहाँ पे 5 kg पे अगर हमारा 3 kg कुछ नॉर्मल लगाता है जिसको हमने ऑन 5/3 बोला है, तो बदले में इस 5 kg ने 3 kg पे भी फोर्स लगाया होगा। इसको इमेजिन कर लो कि अगर आप यहाँ खड़े होते तो आपको पता चल रहा होता कि आपके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। दिस इज़ द रिएक्शन जो नॉर्मल का, इसका रिएक्शन यहाँ आने वाला है। तो 3 kg पे इसका एक नीचे कॉम्पोनेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा n ऑन 3/5। तो n53 और n35 ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाते हैं। हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर की प्रॉपर्टीज़, ये साइमल्टेनियसली लगते हैं, ये अपोजिट इन डायरेक्शन लगते हैं, ये सेम टाइम पे लगते हैं, ये दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को लगा रही होती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ और कोई फोर्स नहीं है, नीचे की तरफ केवल 50 न्यूटन है, तो हमको n53 की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि n53 की वैल्यू एक्जैक्टली 50 न्यूटन के बराबर होगी, क्योंकि और कोई फोर्स वजन नहीं उठा रहा 50 न्यूटन 5 kg वाले ऑब्जेक्ट का, है ना। पर जब 3 kg पे आओगे तो हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स और है जो मैंने अभी तक लिखा नहीं, और ये फोर्स है यहाँ से नीचे लगने वाला ग्रेविटी। तो अब आपको यहाँ पे, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे अब आपको इन दोनों को लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट एरोज के साइज़ को देखा जाए तो मैंने ये गलत साइज़ बनाया क्योंकि mg छोटा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये n35 प्लस n, सॉरी अब n नहीं, अब ग्राउंड के 3g के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा N3 फ्लोर का वैल्यू जो कि हो जाएगा 50 + 30 = 80 न्यूटन। तो आपके 3 kg वाले ब्लॉक को ज़मीन से 80 न्यूटन का फोर्स ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर 3 kg वाले ब्लॉक के नीचे एक वेइंग मशीन पड़ी होती तो ये उस वेइंग मशीन पे भी 80 न्यूटन का फोर्स लगाता टोटल। तो वेइंग मशीन रीड करके बताती कि मेरे ऊपर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि मेरे ऊपर 8 kg के ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। तो दिस इज़ हाउ अ वेइंग मशीन वुड अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर कितना मास पड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बीच में एक वेइंग मशीन फंसा देते अपन तो ये वेइंग मशीन को खाली 5 kg का पता चलता, 3 kg का नहीं पता चलता। ओके, चलो और देखते हैं। अब 3 kg कुछ ऐसा अजीब से फॉर्म में पड़ा हुआ है और अब नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन का सेंस हमको लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये दो सर्फेसेज हैं, हमको सिर्फ एक एंगल दिया है, प्रॉबेबली ये 90 डिग्री ही होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी हम निकाल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। कैसे दिमाग लगाएं? ऐसा करते हैं कि इसको मैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ डाल देता हूँ, तो हम बोल सकते हैं ये 35 डिग्री है, सॉरी 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री होगा। तो इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 53 है, तो ये भी 90 - 53 यानी कि 37। फिर आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचो, और इनफैक्ट इस स्ट्रेट लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रेट लाइन नॉर्मल की भी होगी। तो हम जानते हैं कि क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इस वाली सरफेस को आप लेफ्ट बोलना चाहो और इस वाली को राइट बोलना चाहो तो आप यहाँ पे NL लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट एक 3 kg का ही है तो NL3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, या N3L लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक ही है, तो NL लिख दो इसको। सिमिलरली इस सरफेस से जो नॉर्मल लग रहा होगा वो यहाँ से एक्जैक्टली 90 डिग्री बना के NR की वैल्यू बता देगा हमको। ऑलराइट, और अब आप यहाँ पे बात करोगे कि इस NR का डायरेक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल से, इस NL का डायरेक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल से, ताकि हम इनके कंपोनेंट्स लेके इसको बैलेंस करने की बात करें। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो तो आप बड़ी सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो कि NL वेक्टर प्लस NR वेक्टर प्लस MG वेक्टर शुड ऑल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। पर अब जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हो तो क्या आप इनके एंगल्स के साथ इनके रिजल्टेंट निकालने के लिए रेडी हो? नहीं ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करें। सबसे पहले एंगल चाहिए हमको, तो एंगल्स कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं इस लाइन का तुमसे एंगल पूछूं, ये वाली लाइन का, तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल क्या होना चाहिए? तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत सिमेट्रिकल है। तो अगर यहाँ पे 37 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 37 डिग्री बन रहा होगा। ऑलराइट, तो ये 37 डिग्री में लिख देता हूँ। इसको डायग्राम को साइड में बना लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे 37 डिग्री पे हमने NL लिख दिया, 37 डिग्री पे NL। सिमिलरली जब आप NR की बात करोगे तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल पता करने के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए। इधर आओगे तो ये एंगल 53 डिग्री हो जाना चाहिए, और दिस इज़ एग्जैक्टली द एंगल हॉरिजॉन्टल से जो हमें इस फोर्स का भी चाहिए था। तो आप बोल सकते हो कि ये फोर्स 53 डिग्री पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा फोर्स बना सकता हूँ जो कि हो जाएगा आपका NR, और ये देखो 45 डिग्री की लाइन से हल्का सा ऊंचा रखूँगा मैं इसको, ताकि मैं इसमें कन्फ्यूजन ना रखूँ। तो NR हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बनाते हुए चल रहा है, और तीसरा फोर्स हमारा ग्रेविटी का है जो नीचे 30 न्यूटन का फोर्स है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करो? इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ो इसको। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये यहाँ पे आएगा NL का क्या कॉम्पोनेंट। अब आप ट्राइंगल इमेजिन करो, इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस वाला जो वेक्टर होगा वो H कॉस थीटा के बराबर होगा। ये जो बेस का वेक्टर है इस तरफ जाने वाला, ये इस हाइपोटेनियस का, इस थीटा का कॉस कंपोनेंट H कॉस थीटा, ठीक है। तो NL cos 37 आ गया हमारा राइट हैंड साइड में। आप इसको चाहो तो प्लस आई कैप से रिप्रेजेंट कर दो। सिमिलरली इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी NL sin 37, और इसमें आप जे कैप लिखना चाहो तो लिख दो। 30 न्यूटन वाले के आगे आपको माइनस जे कैप लिख देना चाहिए। सिमिलरली आपका जब NR का ब्रेकिंग होता है प्लस का जे कैप, ठीक है। अब टेक्निकली इन सारे वेक्टर्स का सम 0 करना है आपको। इसका मतलब है कि इन सारे टर्म्स को मैं बाकी सब मिटा दूं एक बार के लिए, तो ये हट सकता है अब क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हो गए, और ये हट सकता है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो अब आपके पास सिर्फ ये बचा है। और अब आप जब इस डायग्राम को देखते हो तो आप कह सकते हो कि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करने हैं और सारे वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करने हैं, बस इतनी सी बात है। NL cos 37 जो कि ये राइट में तुमको दिख रहा है, इसकी वैल्यू NR के cos 53 के बराबर हो जानी चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल वाले के, इज इक्वल टू NR इंटू 3/5। ये कट गया, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 3NR इज इक्वल टू 4NL। इसको मैंने एक बार डब्बा बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे ऊपर और नीचे वालों की। तो ये आ जाएगा हमारे पास NR sin 53 यानी कि 4/5 ऑफ NR। मैं जल्दी से कर दूँ इसको, ठीक है। इसके लिए अब आप किसी एक को एक्सचेंज कर दो, जैसे कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं NR की जगह लिख सकता हूँ 4/3 ऑफ NL। बस अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे इस 3 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा दोनों जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 16NL
प्लस 9 NL इज इक्वल टू 150 इंटू 3 यानी कि 450, 16 प्लस 5 होता है 25, तो आपके पास NL की वैल्यू आ रही है 18 न्यूटन। अब जब आप NR की वैल्यू निकालोगे तो आप यही वाली इक्वेशन पे वापस आओगे और आप बोलोगे कि 4/3 ऑफ 18 न्यूटन शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कटा 6 तो ये आ गया 24 न्यूटन। तो इस तरीके से आपके पास NL और NR दोनों की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, क्लियर। चलो इस तरीके से हम और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे भी चल सकते हैं। अब देखो ये वाले केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये वाला केस सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों सर्फेसेस के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो इसका जवाब क्या है, हमको पता है कि ये दोनों तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं। क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है इस सिस्टम पे, नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन था भी, जिसको आप N53 और N35 लिखते, तो उन दोनों की वैल्यू में कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। दिस इज सिंपली इक्वल टू 0। तो ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर केस में देखो, जब डायनेमिक्स में जाएंगे ना तो यही चीज़ आपको परेशान करेगी। तो इसलिए अभी इसको लिखना ज़रूरी है मेरे लिए कि इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। हाउएवर ज़मीन हल्की सी टेढ़ी होती तो नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू डिफरेंट हो जाती, और फिर जब ये ऑब्जेक्ट साथ में बैठे होंगे तो इनके बीच में ज़रूर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट। तो हम लोग वहाँ तक अभी जाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब जब आपका सरफेस टेढ़ा हो जाता है तो सरफेस के साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अगेन नॉर्मल के रिएक्शंस लो, इस वाले को नॉर्मल लेफ्ट, इस वाले को नॉर्मल राइट लिख लो, और फिर आप अगेन जैसे हमने NL के दो कंपोनेंट्स लिए, NR के दो कंपोनेंट्स लिए, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करके ग्रेविटी से बैलेंस करके सॉल्व कर लो। पर यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ। दूसरा तरीका है कि आप ग्रेविटी के फोर्स को भी ब्रेक कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा था जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन थी, तो इसको फोर्स को इंक्लाइंड प्लेन पे ब्रेक करना ज़्यादा इजी हो जाता है कई जगह पर। जैसे मैं यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूँ, तो आप सबसे पहले इसको ऐसे समझो कि ग्रेविटी इटसेल्फ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंपोनेंट्स। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये किया था और मैंने वहाँ पे भी तुमको अच्छे से सारे कंपोनेंट्स बताए थे। तो अगर यहाँ पे ग्रेविटी 10 न्यूटन या खाली आप जी लिखो नीचे की तरफ लग रही है, तो आप इस एंगल का जानते हो, ये एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। या अगर मैं यहाँ पे थीटा से सॉल्व करके लिखूँ पहले, तो अगर यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ जाता है, और फिर इस एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका वापस से थीटा लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज गोइंग टू बी थीटा अगेन। तो अब आप देख सकते हो कि ग्रेविटी का थीटा के साइड वाला जो वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जी कॉस थीटा, और सामने वाला जो वेक्टर आएगा जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग है, पहाड़ी के नीचे, वो हो जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर 30 डिग्री की बात हो रही है तो आप यहाँ पे सोच ही सकते हो कि इस तरफ जो इसका कॉम्पोनेंट आएगा, मैं एक बार ये वाला mg हटा देता हूँ पूरा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ जो कॉम्पोनेंट आएगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो करूँ, ये कॉम्पोनेंट आ जाएगा m, और g का तो 10 लिख दो, cos 30 लिखना पड़ेगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है यार, 3√3/2 होती है। तो 25√3 न्यूटन इसके पास नीचे की तरफ लग रहा है, और हम जानते हैं कि इसको बैलेंस करने का काम एक ही फोर्स कर सकता है जो कि इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है। तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो कि NR जो था वो एग्जैक्टली mg cos थीटा को बैलेंस करने का काम कर रहा था, और m की वैल्यू 5, ग्रेविटी की वैल्यू 10, और यहाँ पे √3/2 क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो आपके पास NR की वैल्यू आ जाती है। सिंपल हो रहा है थोड़ा सा। सिमिलरली जब आप NL की बात करोगे तो अब आपको ग्रेविटी के अलॉन्ग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट नीचे है उसकी बात करनी है, जो कि जी साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो mg साइन थीटा जो यहाँ पे लगेगा वो हो जाएगा 5 इंटू जी इंटू साइन 30, 25 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस। ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रेविटी को तोड़ के भी यही काम कर सकते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज़ दिखने में इतनी ईजी नहीं थी, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अपनी प्रिमिटिव मेथड्स यूज़ किए। जबकि आप चाहते तो इस सिस्टम को भी एक इंक्लाइन प्लेन पे समझ सकते थे, और यहाँ पे जो वैल्यू आती वो mg साइन 37 की आ जाती, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री है। कि जैसे इसकी बात करें, m की वैल्यू है 3, ग्रेविटी की वैल्यू है 10, और साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये कटा 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो हम जानते हैं कि NL की वैल्यू 18 आ जानी चाहिए थी। क्या हमारी आई थी NL की वैल्यू 18? आफ्टर मच अप्रोच ये NL की वैल्यू 18 हमने निकाल ली थी। तो अब आप देख रहे हो कि ग्रेविटी को ब्रेक करना थोड़ी मेहनत बचाता है, राइट। आगे चलते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 60 डिग्री का एंगल दे दिया। 60 डिग्री के लिए हम पहले से ग्रेविटी को तोड़ के रख सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ ग्रेविटी को तोड़ दें पहले तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि ग्रेविटी इधर लग रही होगी जी साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पे आप ग्रेविटी को 5√3 लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे अंदर की तरफ, या इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी कॉस 60 विच इज़ इक्वल टू g/2, यानी कि 5 न्यूटन। न्यूटन नहीं, अभी ग्रेविटी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बात हो रही है। ठीक है।
अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के आप फ्री बॉडी डायग्राम ले सकते हो। जैसे यहाँ से इधर लगने वाला जो नॉर्मल है, जिसको हमने N5 बोला, वो सीधा ग्रेविटी के इधर वाले कंपोनेंट से मैच किया जा सकता है। और इधर वाला कंपोनेंट ग्रेविटी का कितना है? ये वाला, ये कंपोनेंट g/2 है, 5। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 5 को खाली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही पुल किया जा रहा है, ग्रेविटी कम हो गई है। लंबा तरीका mg cos 60, दोनों में आंसर वही आएगा 25 न्यूटन। तो आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि N5 की वैल्यू 25 न्यूटन हो गई। 5 kg पे इधर से भी जो फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मल लग रहा था 3 से, उसकी वैल्यू थी N5 ऑन 5/3। और इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब इसको, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? ये mg के इस कंपोनेंट को कर रहा होगा, जो कि sin 60 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसकी वैल्यू √3/2 है, यानी कि 5 × 5 × √3/2, सॉरी 5 × 10 × √3/2, या फिर 5 × 5√3। तो ये वैल्यू आ जाती है 25√3 की। तो आपके पास अगेन N53 की वैल्यू आ जाती है, N53 बोलना सही नहीं है, ओके, N53, ये आ जाती है 25√3 न्यूटन। ठीक है, आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 3 kg वाले पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। अब 3 kg वाले पे एक फोर्स एक्स्ट्रा है। देखो ये वाला तो N3 बोला जाएगा, और ये तो बैलेंस हो जाएगा mg cos 60 से, यानी कि 3 × 10 × 1/2। ये तो 15 न्यूटन का फोर्स आ गया आपके पास, और इसको मैंने इधर लिख दिया। अब हमारे पास इस सरफेस पे दो फोर्सेस हैं। एक यहाँ से नॉर्मल जो 5 लगा रहा है, उसका N35 आएगा, और N35 की वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्टली N53 के बराबर। यहाँ पे ग्रेविटी का अपना कंपोनेंट लग रहा है, जो कि हो जाएगा 3 × 10 × √3/2, जो कि 15√3 के बराबर हो जाता है। और फिर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस लग रहा है, नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस N3S लिख सकते हैं, या राइट सरफेस का R लिख सकते हैं। तो ये N3R की जो वैल्यू है, वो इन दोनों को बैलेंस कर रही है, 25√3 को भी और 15√3 को भी। तो आपका फाइनल आंसर 40√3 आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा ईजी करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो आप इसको ऐसे सोचो ना कि जब आप सिर्फ इस सरफेस से पूछते हो, तो इस सरफेस को तो यही दिखता है कि यहाँ पे एक 8 kg का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस 8 kg के यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहे होंगे, वो लग रहे होंगे 8 × 10 × √3/2। तो दिस इज सिंपली 8 × 5 40, और 40√3 का आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। इस सरफेस को तो 8 kg को बैलेंस करना ही है ना, तो इस सरफेस को इतना फोर्स तो देना ही पड़ेगा। सिमिलरली इस सरफेस से जब पूछोगे तो वो भी 8 × 1 g × 1/2, यानी कि 8 × 5 40 न्यूटन लगा रहा होगा। पर ये 40 न्यूटन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इसने और इसने दोनों ने अपना अपना वजन ले लिया। तो इसलिए इसका 25 न्यूटन, जो कि यहाँ पे N5 है, और N3 का 15 न्यूटन ऐड करके 40 न्यूटन बन रहा है। ठीक है, आप इसको पूरे को 8 kg ले लेते तो भी ये चीज़ें सॉल्व कर देता, बट इवेंचुअली जब ये अंदर का नॉर्मल चाहिए होगा तो इंडिविजुअल सोल्यूशन चाहिए ही होगा। आगे चलते हैं। इस पर्टिकुलर केस में मैंने एक गोल ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस गोल ऑब्जेक्ट की कहानी कैसे चलेगी, तो गोल ऑब्जेक्ट्स में भी सिमेट्री होती है, और सिमेट्री इस पर्टिकुलर केस में बड़ी अच्छी बन रही है। इस पर्टिकुलर केस में हम जानते हैं कि यहाँ से एक नॉर्मल लग रहा होगा, जिसको मैं नॉर्मल फ्रॉम लेफ्ट सरफेस बोल देता हूँ, और दूसरा नॉर्मल एग्जैक्टली यहाँ से लग रहा होगा, और इसको मैं नॉर्मल फ्रॉम राइट बोल सकता हूँ। ठीक है, तीसरा आपका mg यहाँ पे नीचे लग ही रहा है। अब आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहोगे कि मैं mg को ब्रेक करूँ इधर और इधर, पर फिर ये नॉर्मल लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए फिर इसे भी ब्रेक करना पड़ेगा इधर और इधर? तो इट्स बेटर कि आप खाली nr को ब्रेक करो। nr का एक कॉम्पोनेंट यहाँ ले लो, ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट क्या होगा? तो आप जानते हो ये एंगल 37 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला एंगल 53 आ गया। तो आप यहाँ पे 53 डिग्री लिखो, और अब आप nr को अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लो, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा nr cos 53। इधर की तरफ हम जानते हैं हमारे पास फोर्स लग रहा है nl, और ज़मीन हमारे पे फोर्स लगा रही है mg का। हमको बॉल कितने केजी की लिखी हुई है? 5 kg की। तो अब हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। 5 kg का यहाँ पे 50 न्यूटन हो गया, nr sin 53, यानी कि nr इंटू 4/5 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो nr की वैल्यू यहाँ पे 250/4 छोड़ दो इसको, या 125/2 तक ले जाते हैं हम इसको, और एक बार के लिए मैं इसको यहाँ ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, जब आप nl की वैल्यू पूछते हो तो nl का ये फोर्स सिर्फ इस कंपोनेंट को ही बैलेंस कर रहा है। ठीक है, 125/2 तो पहले लिखो, और फिर cos 53 की वैल्यू जो कि 3/5, क्योंकि 53 के सामने वाली साइड बड़ी होगी, बड़ा एंगल है, तो एडजेसेंट जो cos रिप्रेजेंट कर रहा है वो छोटा होगा, और इसको इक्वल कर दो nl के। यहाँ पे 5 से इसको काट दिया, इसलिए मैंने पिछली बार नहीं काटा था, क्योंकि कुछ कैंसिलेशन बाद में हो ही जाती है। तो यहाँ पे 25 आया, तो 75/2 nl की वैल्यू आ गई। अब आप इनको एग्जैक्टली लिखना चाहो तो इसको 37.5 और उस वाले को 67.5 लिख के अपना काम निपटा सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं।
इस पर्टिकुलर केस में 5 kg के साथ हम मस्ती कर रहे हैं। बस 5 kg के दो कंपोनेंट्स अगेन। अब आप किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे इसको मानना चाहो तो आप बोल सकते हो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे लग रहा होगा mg sin 60। आप अगर इस इंक्लाइंड प्लेन की नज़र से देखोगे तो आप बोलोगे कि इधर लग रहा होगा mg cos 30। अब इन दोनों में से सही कौन सा है? भैया दोनों सेम होते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी गलती करेगी। तो आप जो मर्जी लिख दो। आप इसका यहाँ पे कंपोनेंट ले लो जो कि हो जाएगा mg cos 30, और यहाँ पे कंपोनेंट ले लो जो कि हो जाएगा mg। मेरे को लगता है सबको साइन की वैल्यू ज़्यादा इजीली याद होती हैं, तो मैं साइन कंपोनेंट लूँगा। तो mg का साइन 60 लेना पड़ेगा क्योंकि वो इस वाले इंक्लाइन के अलॉन्ग हमने फोर्स निकाला है। तो 60 डिग्री वाले इंक्लाइन के अलॉन्ग mg साइन 60 आएगा। सिमिलरली इस 30 डिग्री वाले के अलॉन्ग mg साइन 30 आएगा। और इन दोनों सर्फेसिस के नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इसी के अपोजिट चल रहे होंगे, तो इसको नॉर्मल फ्रॉम लेफ्ट थोड़ा सा और पैरेलल टू दैट सरफेस आ जाना चाहिए था, नॉर्मल लेफ्ट। और ये वाला इधर नॉर्मल फ्रॉम द राइट सरफेस आप लिख सकते हो। इनकी वैल्यूज़ आप बड़े सिंपली डाल सकते हो, और एन आर की वैल्यू आ जाएगी 25√3 न्यूटन। इवेंचुअली ये 25√3 न्यूटन और 25 न्यूटन, इन दोनों को अगर आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, क्योंकि अगर आप इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुमको इनका कंपोनेंट रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 25√3 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर कितना बनना चाहिए? ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए हमारे ग्रेविटी के फोर्स को, जो कि 50 न्यूटन है ना। तो इनका एडिशन भी आपका 50 आ जाना चाहिए। अंडर रूट लगाना मैं भूल गया, अब आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले केस में हमको बहुत सारे नॉर्मल्स मिलते हैं और मैंने कुछ दिया नहीं है, तो बेसिकली हम सारे नॉर्मल्स निकालने की मेहनत कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। पर सारी कुछ तुम निकालो कुछ मैं निकालूँ, ऐसा करें। देखो एक इस 5 kg के ब्लॉक की मैं बात करूँगा तो इस पे एक नॉर्मल फ्रॉम लेफ्ट लग रहा है, इस पे एक नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड लग रहा है। आप इसको 1, 2 और 3 से रिप्रेजेंट कर दो इन ऑब्जेक्ट्स को, ताकि आप फोर्सेस को जब लिखो तो आपकी गलतियाँ ना हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो n/1 बाय लेफ्ट वॉल, यहाँ पे आप बोलोगे n/1 बाय ग्राउंड। यहाँ से जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर से, इसको आप बोलोगे n/1 बाय 3। अच्छा 2 है ऊपर वाला, तो उसको अपन को बोलना पड़ेगा n/1 बाय 2। सिमिलरली इसका बदला ये दे रहा होगा n/2 बाय 1। एक बदला यहाँ से आ रहा होगा जो कि हो रहा होगा n/2 बाय 3। इस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी, वो 50 न्यूटन होगा। सिमिलरली यहाँ पे n/3 बाय राइट वॉल, और यहाँ पे n/3, काफ़ी सारे फोर्सेस हो गए ना, n/3 बाय ग्राउंड। एंड इसका बदला यहाँ पे जो कि हो जाएगा n/3 बाय 2। मैं 2 वाले ब्लॉक को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप कर लेना। तो 2 वाले ब्लॉक में एक बहुत अच्छी सी सिमेट्री है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंगल्स पता करने का और कोई तरीका भी नहीं है सिमेट्री के अलावा। तो आप देखो, अगर तीनों ऑब्जेक्ट सेम रेडियस के हैं तो ये 3 सर्कल्स हैं, तो ये 3 सर्कल्स हमेशा अपने सेंटर में एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपको इस फोर्स का n/2 वाले फोर्स का यहाँ पे एंगल पता है 60 डिग्री हो रहा होगा, और यहाँ पे एंगल पता है 30 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये भी 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड पे है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड पे। तो आप लिख सकते हो बाय सिमेट्री, वैसे इनकी वैल्यू सेम ही होनी है तो आपका सोल्यूशन उतना लंबा होता नहीं, पर आप लिख सकते हो कि 5 kg पे सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे है ना, अगर 50 न्यूटन नीचे लग रहा था तो एक फोर्स यहाँ पे और एक फोर्स यहाँ पे, और इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगी बाय सिमेट्री। और ये दोनों फोर्सेस ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए लग रहे हैं, और इनकी वैल्यू यहाँ पे n, ये वाला हो जाएगा बाय on2 बाय 1, और ये वाला हो जाएगा on2 बाय 3। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि n/1 का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लो। देखो हॉरिजॉन्टल तो कट ही जाएंगे, दोनों के cos 60 सेम होंगे और वैल्यूज भी सेम होंगी, तो कटेंगे। बेसिकली जब आप हॉरिजॉन्टल सॉल्व करोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि n/3 cos 60 इज इक्वल टू n/1 cos 60। तो आपको मिल गया कि n/1 और n/3 सेम है, ये तो सिमेट्री प्रूव हो गई। अब जब आप वर्टिकल कंपोनेंट पे आ रहे हो तो ये cos 30 लिखो या sin 60 लिखो, तो n/1 और n/3 इन दोनों के sin 60 वाला जो कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको उधर भेज देंगे तो 100/√3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा 2n/1 और इससे काटो 50/√3 आ गया, और यही तरीका है। n/1 की वैल्यू आ जाती है 50/√3। ठीक है, ये हमारा एक आ गया, और क्योंकि n/1 n/3 के बराबर भी है तो ये भी आ गया। अब सिमिलरली आपको छोटे वाले पार्ट्स को सॉल्व करना है। छोटे वाले पार्ट्स में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि इस ऑब्जेक्ट पे एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे और एक इस फोर्स का कंपोनेंट, चारों को बैलेंस करना है। छोड़ दो तुम पे, कर लोगे। अब खाली आप n/1g को अगर ग्रेविटी से बैलेंस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर वाली बॉल का थोड़ा सा एक कंपोनेंट है
उस कंपोनेंट का इधर क्या पार्ट आता है वो देखना ज़रूरी है। तो इस N12 को ब्रेक करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो एक्स और वाई एक्सिस में कट ही रही हैं। तो N12 का यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, ठीक। N1G जो है वो 50 न्यूटन अपनी ग्रेविटी का और 25 न्यूटन ऊपर वाले फोर्स, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के उस कंपोनेंट को, है ना, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के फोर्स के इस कंपोनेंट को बैलेंस करा। तो N1G की वैल्यू आपके पास 75 न्यूटन आ जाती है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। सिमिलरली अगर आप N1L की बात करना चाहते हो तो वो इसको बैलेंस कर रहा है, यानी कि 25√3 न्यूटन को। कोई गलती तो नहीं करी? 50/√3 का, ओह यस गलती करी, ये 25√3 नहीं है, ये 25/√3 है। तो N1L की वैल्यू 25/√3 आ रही है, ठीक है। काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि 25/√3 काफ़ी छोटा होता है। चलो भाई, तो ये हमने कर लिए सारे के सारे नॉर्मल के केसेस। अब ऐसे ही हमारे पास हैं टेंशन के केसेस, तो अब टेंशन को समझें। देखो आज हिम्मत दिखाओ, आज के एक लेक्चर में तुम्हारा सारी बेसिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ अब। तो ये 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या लग रहा होगा? इस पर स्ट्रिंग टेंशन लगा रही होगी। तो ये टेंशन जो है वो एक पुलिंग इफेक्ट है, और ये हमेशा अलॉन्ग द स्ट्रिंग लगता है, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार लिखा था परपेंडिकुलर टू सरफेस, वैसे अब हम अलॉन्ग द स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो ये टेंशन जो है वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग लगेगी हमेशा, एंड इनफैक्ट टूवर्ड्स द स्ट्रिंग लगेगी। तो हमेशा स्ट्रिंग पुल करती है, वो दोनों तरफ पुल करती है। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये स्ट्रिंग, अगर मैं कहूँ कि 5 kg के ऑब्जेक्ट पे एक टेंशन लगा रही है, तो ऊपर की वॉल पे भी एक टेंशन लगा रही है, ऊपर से वॉल को भी खींच रही है, नीचे से 5 kg को भी खींच रही है, ठीक है। ये स्ट्रिंग हमेशा एक पुलिंग इफेक्ट ही दिखाती है। इनफैक्ट इस स्ट्रिंग का हर एक छोटे से छोटा कंपोनेंट अपने आप को खींच रहा होगा। तो जब आप एक स्ट्रिंग बनाओगे, उस स्ट्रिंग का कोई छोटा सा अगर आप एक पार्ट ले लेते हो, तो ये पार्ट्स में भी एक दूसरे में भी तनाव होता है, ये पार्ट्स भी एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो सिर्फ इतने से सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को भी ऊपर वाली स्ट्रिंग भी खींच रही है और नीचे वाली स्ट्रिंग भी खींच रही है। इस तरीके से स्ट्रिंग में हमेशा एक पुलिंग इफेक्ट मेंटेन रहता है। इस पर्टिकुलर केस में आप जानते हो कि ये mg को बैलेंस करेगा, तो आपका टेंशन जो है वो 50 न्यूटन के बराबर हो गया, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ गए तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग स्ट्रिंग्स मिली हैं, और दो अलग अलग स्ट्रिंग्स होंगी जब भी, तो आपके टेंशन की वैल्यूज़ भी अलग अलग होंगी। तो आपको बोलना पड़ेगा कि एक टेंशन T1 यहाँ है, तो दूसरा टेंशन T2 यहाँ है। अच्छा, यहाँ पे भी ये T2 पुल दिखा रहा होगा। नाउ कैन वी से दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर? जितने लोगों ने येस बोला, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे तो लग ही नहीं सकते ना। यहाँ पे तो ये दोनों फोर्स सेम स्ट्रिंग पे आ रहे हैं। अगर आप स्ट्रिंग को देखते हो तो स्ट्रिंग पे इसका इफेक्ट आता है। ये 5 kg पे है T2 और ये 10 kg पे है T2। ये 5 kg पे स्ट्रिंग लगा रही है, जिसका मतलब है इसका रिएक्शन 5 kg स्ट्रिंग पे लगा रहा होगा। तो जब मैं यहाँ पे बाजू में एक स्ट्रिंग को ड्रॉ करूँगा और इस स्ट्रिंग पे मैं ऊपर की तरफ एक T2 लिखूंगा, तो वो इसका रिएक्शन पेयर होगा। और इस स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ जब मैं T2 लिखूंगा तो वो इसका रिएक्शन पेयर होगा। नाउ दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे? इसको तुम ऐसे सोचो, ये जो T2 नीचे वाला लिखा है, इसको मैं बोल सकता हूँ टेंशन ऑन 10 बाय स्ट्रिंग। बदले में मैं इधर लिख सकता हूँ टेंशन ऑन स्ट्रिंग बाय 10। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेंशन ऑन 5 बाय स्ट्रिंग, तो बदले में यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेंशन ऑन स्ट्रिंग बाय 5। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर की गलती नहीं करेंगे हम। आगे चलते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आई गया। अब 5 kg की बात करते हैं, सीधा हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। तो आप ये सोचो कि 5 kg और 10 kg में से जो फ्री है उसको पहले सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे 10 kg ज़्यादा फ्री है, क्योंकि 10 kg पे सिर्फ एक टेंशन है और एक ग्रेविटी है, तो T2 की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी। तो 10 kg वाले ऑब्जेक्ट पे तुम बोलोगे कि ऊपर की तरफ एक T2 था, नीचे की तरफ ग्रेविटी का 100 था, तो T2 100 न्यूटन लग रहा होगा, बात खत्म, सिंपल है। सिमिलरली 5 kg पे आओ, तो ऊपर की तरफ T1 है, पर नीचे की तरफ सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, नीचे की तरफ एक स्ट्रिंग भी है जो T1 लगा रही है, सॉरी T2 लगा रही है, जो हमने इधर लेफ्ट में राइट में इधर सॉल्व किया। तो आप बोलोगे कि T1 की वैल्यू को ना सिर्फ 50 का वजन झेलना है, पर 100 का भी झेलना है, जो कि T2 के फॉर्म में खींच रहा है। इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 150 न्यूटन होगी। इमेजिन करने में कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। आप इसको ऐसे सोचो कि इस वाली स्ट्रिंग को तो सिर्फ ये पता है कि मेरे नीचे 15 किलो लटका हुआ है, तो मैं 150 न्यूटन का फोर्स तो लगाऊंगी ना। अगर नहीं लगा पाएगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, जब तक लगा सकती है तब तक लगा रही है। सिमिलरली इस स्ट्रिंग को क्या फ़र्क पड़ता है कि ऊपर कौन था? इस स्ट्रिंग को तो सिर्फ ये पता है कि मेरे नीचे एक 10 kg का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, मुझे उसको उठा के रखना है। तो यहाँ पे खाली 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। चलिए समझ आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि अब ये वाला भी समझ जाओगे कि हॉरिजॉन्टली जब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल्स बैलेंस हो रहे होंगे, तो इन टेंशन की वैल्यू को कुछ ज़रूरत नहीं है एग्जिस्ट करने की। तो इस पर्टिकुलर केस में T1 = 0 और T2 = 0 बोला जा सकता है। अगेन आप पूछोगे ये केस क्यों करवा रहे हो सर? ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम को टेढ़ा भी लटकाऊँ। देखो वो 5, 10 दोनों टेढ़े भी आएंगे। खैर पहले इस पर्टिकुलर को समझो, क्योंकि हमें कंपोनेंट समझने हैं। इस पर्टिकुलर केस में आप इधर बोलोगे एक अलग स्ट्रिंग है, तो इसको आप T2 बोल दो,
इस वाले को आप T1 बोल दो और अब आपको इनके कंपोनेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। T1 का यहाँ कंपोनेंट जो आएगा और T2 का यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, उन दोनों को तो एक दूसरे को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि mg का तो इधर कुछ आने नहीं वाला और कोई कंपोनेंट है नहीं। तो T1 का यहाँ पे देखो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, तो T1 cos 37 तो सॉल्व करो तो cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो अगेन 4T1 इज इक्वल टू 3T2 आ गया। आप T2 को रिप्लेस करना चाहोगे तो 4/3 T1 से रिप्लेस कर देना, करना पड़ेगा हमको अभी आगे, क्योंकि जब आप वर्टिकल में आते हो तो आप बोलोगे कि यहाँ पे T2 का साइन 53 और यहाँ पे T1 का साइन 37, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि T1 का साइन 37 इज 3/5 प्लस T2 की जगह आप लिख सकते हो 4/3 T1, साइन 53 की जगह आप 4/5 लिख सकते हो और ये 50 के बराबर, 5 से इसको काटोगे तो T1 की वैल्यू आपकी 30 न्यूटन आ जाएगी और T2 की वैल्यू 40 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि 4/3 ऑफ T1 था, तो T2 इज़ 40 न्यूटन। अब आपका ये काम हो गया। आगे चलते हैं। इस 5 kg का भी केस बहुत सिंपल है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे 37 डिग्री पे पूछी गई है इंस्टेड ऑफ 30 डिग्रीज, तो थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती। 37 डिग्री में आपका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ग्रेविटी का वो हो जाएगा mg साइन 37, और हम सब जानते हैं कि साइन 37 की वैल्यू जो है कितनी होती है 3/5, तो ग्रेविटी का 3/5 करोगे तो 6 बचेगा, तो 5 × 6 30 न्यूटन है, और इस 30 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा टेंशन, और बाकी जो बचा जो इधर आएगा 40 न्यूटन, क्योंकि ग्रेविटी का यहाँ पे कंपोनेंट 8 आएगा, तो 5 × 8 40, ये बैलेंस कर रहा होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये तो हमारा काम आसान से हो गया। आगे चलो, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे दोनों टेंशन की वैल्यू पूछूं तो इसको आसान कैसे करें? इसको आसान ऐसे करें कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में खाली 6 ही लग रही है, तो आप सिर्फ इस पॉइंट पे अगर टेंशन 1 पूछते हो तो टेंशन 1 को क्या दिख रहा है? टेंशन 1 को दिख रहा है कि मेरे ऊपर 15 kg का ऑब्जेक्ट है और ग्रेविटी 6 से खींच रही है, क्योंकि इस साइड ग्रेविटी की वैल्यू g साइन 37 है जो कि 6 है, तो ये वैल्यू T1 की हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप सिर्फ और सिर्फ T2 से पूछो यहाँ पे, तो T2 को तो खाली 10 kg का दिख रहा है, तो T2 इज ओनली बैलेंसिंग द दिस कॉम्पोनेंट ऑफ 10 kg's वेट, जो कि 10 × 6 हो जाएगा, तो 10 × 6 60 न्यूटन का टेंशन 2 आपका आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है, थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करी हमने। अब ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें मैंने एक हैवी स्ट्रिंग ली है। अब ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी 12 किलो की स्ट्रिंग है, और ये जो 12 किलो की स्ट्रिंग है भाई साहब, ये इसके टेंशन का क्या करें? तो आप इमेजिन करो कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को तो पूरा 12 kg का वेट उठाना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं टेंशन की बात करता हूँ इधर, तो ये T एट द टॉप शुड बी इक्वल टू द होल वेट ऑफ द स्ट्रिंग, तो वेट इसका 12 × 10 120 न्यूटन आ जाना चाहिए। पर अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन की बात करूं, बिल्कुल जस्ट अबव द बॉटम सरफेस, तो टेंशन एट द बॉटम पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लटक रहा, जिसका मतलब है अगर तुम इसके बिल्कुल हाफ पे लेते टेंशन एट हाफ पॉइंट, तो वो खाली 6 kg को बैलेंस कर रहा होता, 60 न्यूटन। और सिमिलरली क्वेश्चन में जैसे पूछा है टेंशन एट 0.25 मतलब क्वार्टर, तो यहाँ से नीचे कितना वेट होगा? 3/4 ऑफ द टोटल वेट होगा, तो यहाँ पे 9 kg का वेट होगा नीचे, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो 9 kg को उठा रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे टेंशन एट द फर्स्ट क्वार्टर शुड बी इक्वल टू 90 न्यूटन। ये आपका तरीका है, समझे? चलो, यहाँ पे 5 kg और 10 kg के केस में मैंने मासिव रस्सी और डाल दी, तो इधर 3 kg की रस्सी, इधर 2 kg की रस्सी। अब टेंशन एट 4 लोकेशंस में पूछूंगा तुमसे, ये टेंशन 1, यहाँ पे टेंशन 2, यहाँ पे टेंशन 3 और यहाँ पे टेंशन 4। कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे इमेजिन करो कि कौन कितना वज़न उठा रहा है। जैसे टेंशन 1 जो है, इस पॉइंट से नीचे कितना वेट है, सारे वेट को यहाँ पे खींच के रखना पड़ रहा है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे 10 + 2 + 5 + 3 पूरा 20 kg का वेट है, तो टेंशन 1 को 20 kg के वेट को बैलेंस करना है, यानी कि 200 न्यूटन को बैलेंस करना है। जबकि जब आप इस टेंशन 2 वाले पॉइंट पे आ जाते हो तो 3 किलो कम हो जाता है, तो यहाँ पे खाली 170 न्यूटन, और उससे नीचे आ जाते हो तो 5 किलो और कम हो जाता है, तो यहाँ पे खाली 120 न्यूटन, और उससे नीचे आ जाते हो तो खाली 10 kg को बैलेंस करना है, यानी कि 100 न्यूटन। इस तरीके से टेंशन वैरी कर सकता है। अब अगर मैं तुमसे इस स्ट्रिंग के बीच में पूछ लेता, तो इस स्ट्रिंग के बीच में वैल्यू इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर की होती, तो 170 और 200 के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में कितना आता है? 185। तो आप इसको ऐसे सोचते कि यहाँ पे 20 में से खाली 1.5 kg कम हुआ है, क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग का वजन 3 किलो है, तो उसमें से 1.5 कम कर लो, तो 20 में से खाली 1.5 kg कम करके उस पर ग्रेविटी लगा के आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते थे, जो कि आ जाती 185 न्यूटन। ठीक है, ऐसे आगे चले। अब ये पर्टिकुलर केस है जिसमें स्ट्रिंग मासिव भी है और वो लटक भी रही है,
कोई भी हैवी स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं लटक सकती। इसका रीज़न तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिमेट्री है, अगर यहाँ 53 डिग्री है तो यहाँ भी 53 डिग्री होगा, सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है हमको, तो इनके टेंशन की वैल्यूज़ को भी सेम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर बोलते हो कि यहाँ पे टेंशन 2 है और आप यहाँ पे टेंशन 1 बोल देते हो, इस टेंशन 2 का यहाँ का कॉम्पोनेंट T2 cos 53 होगा, उस टेंशन 1 का यहाँ वाला कॉम्पोनेंट T1 cos 53 होगा। क्या इन दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए? तो cos 53 कट जाएंगे और T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। ताकि जब कोई हैवी रस्सी बिल्कुल टॉन्ट होगी दो एंड्स के बीच में, तो उसके टेंशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लग रहे होंगे। तो फिर इसका वेट कौन उठाएगा? इस पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो कोई आया ही नहीं। इसका वेट उठाने का काम जो है वो यहाँ के टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट करता है, जो यहाँ पे करेगा। तो टेंशन का इधर और इधर जो वर्टिकल कंपोनेंट है साइन 53 वाला, वो इस 10 kg की पूरी रस्सी के ग्रेविटी के वेट को बैलेंस करेगा 10 × 10 को। तो यहाँ पे आप इसको काट के 50 लिख सकते हो, और साइन 53 की वैल्यू हम जानते हैं 4/5 होती है। तो टेंशन की वैल्यू इस टॉप पॉइंट पे, ठीक है। बॉटम पॉइंट पे तो टेंशन अलग होगा। इनफैक्ट आप किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हो तो वो एंगल पे डिपेंड कर जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वैसे वैसे आपको कम वेट उठाना है, तो टेंशन कम होता जाएगा। इस पर्टिकुलर सेंटर वाली लोकेशन पे टेंशन कितनी होगी मैं अभी बताता हूँ। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन कि इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है। इसको T3 लिख देते हैं। वो स्पेशल क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करता हूँ, पर पहले ये देख लो कि अपन ऊपर वाली टेंशन की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो आ रही है 250/4 यानी कि 125/2 न्यूटन। ये तो ऊपर की टेंशन आ गई। अब अगर मैं तुमसे ये वाला पार्ट पूछूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या टेंशन जीरो हो जाएगी, तो उसका आंसर है नहीं। कैसे निकालोगे? तो आप इस लेफ्ट हाफ से पूछते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बैलेंस आया, तो तुम कहोगे कि इस लेफ्ट हाफ पे यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहा था वो लग रहा था T cos 53। तो यहाँ पे जो टेंशन लग रही होगी जिसका नाम हमने T3 रखा है, क्या इन दोनों को एक दूसरे को बैलेंस नहीं करना चाहिए? तभी तो आप बोलोगे कि इस हाफ का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आया। ये आ गया आपका 75/2, ये आपका T3 आ गया। ठीक है जी, चलो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ खिंचाव 75/2 न्यूटन का है। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने सिमेट्री ब्रेक कर दी तो उसमें टेंशन की वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि इधर की तरफ ऊपर लग रहा होगा कुछ टेंशन T1 और इधर की तरफ ऊपर लग रहा होगा कुछ टेंशन T2। अब आप बोलोगे कि सर क्या यहाँ पे राइट हाफ को सॉल्व करने में और लेफ्ट हाफ को सॉल्व करने में अलग अलग आंसर आ गया? तो आ गया, तो अभी के अभी क्लास बंद करके भाग जाओ। देख लेते हैं। पहले तो आप सॉल्व करना सीख लो। तो T1 के कंपोनेंट्स कौन कौन से बैलेंस करने हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि T1 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट लग रहा होगा T1 sin 53 और T1 का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा T1 cos 53। सिमिलरली इधर T2 के कंपोनेंट्स T2 cos 37 और ऊपर की तरफ T2 sin 37। फाइनली आप 10 kg की बात करो तो जब आप पूरी स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो आप खाली वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस करके पहले एक इक्वेशन लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करके दूसरी इक्वेशन लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल को पहले बैलेंस करते हैं ताकि T1 और T2 की वैल्यू सॉल्व होनी शुरू हो जाए। T2 cos 37, तो T1 × 3 इज इक्वल टू T2 × 4। बार बार ऐसी सी इक्वेशन आ जाती है, 37 53 एंगल्स में ऐसी इक्वेशन बार बार आती है। T2 को रिप्लेस कर लेंगे हम 3/4 T1 बोल के। ठीक है जी, चलो। अब वर्टिकल इक्वेशन, तो T1 sin 53 की वैल्यू लिख दी। T2 sin 37 इज इक्वल टू टोटल वेट 10 kg का 100 न्यूटन। कितना आ रहा है? 400/5, या फिर इसको यहीं काट देते तो 20 बन जाता। तो 20 × 4, दोनों का आंसर सेम ही है, 80 न्यूटन। अब जब T1 की वैल्यू 80 न्यूटन आ गई तो T2 की वैल्यू निकाल लो। अब आता है वो वाला पार्ट कि उस सेंटर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी। तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके अलग अलग आंसर आएंगे? क्योंकि देखो इस हाफ को सॉल्व करोगे तो वो T2 cos 37 के बराबर आएगा, और इस हाफ को सॉल्व करोगे तो T1 cos 53 के बराबर आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन एट सेंटर, यहाँ लिखते हैं अपन, टेंशन एट द सेंटर T3 इज इक्वल टू, या तो आप राइट हाफ को सॉल्व करो और T2 cos 37 बोलो, या फिर आप लेफ्ट हाफ को सॉल्व करो और T1 cos 53 बोलो। दोनों से आंसर सेम आ जाना चाहिए, तो मैं दोनों को नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। T2 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 60, तो यहाँ पे आ रहा है 60। cos 37 कितना होता है यार? 4/5। यहाँ पे आया 80 और ये आ गया 3/5। 16 × 3 भी 48 बच रहा है, और T3 की वैल्यू आपको 48 न्यूटन मिल गई। दोनों तरीक़ों से मैथ्स कभी गलती नहीं करती, हम गलती करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेंशन के भी काफ़ी सारे केसेस हमने समझ लिए। ये भी हो गया भाई। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है जो कि है पुलीज, फिक्स्ड एंड फ्री, और फिर उसके बाद हम जाएंगे स्प्रिंग पे। पर मुझे लग रहा है आज की क्लास ऑलरेडी हमने बहुत लंबी कर ली,
क्योंकि हम ज़्यादा बेसिक्स पे चलें। तो ये पुलीज एंड स्प्रिंग्स नेक्स्ट क्लास में ले लें, पार्ट 2 के नाम से सॉल्व करता हूँ और कल ही इसका लेक्चर डाल देता हूँ। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय, गुड नाइट।